हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को बीएससी सेमेस्टर 1 का जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग इस बोर्ड पे देख रहे हैं कि काउंटेबिलिटी ऑफ सेट है क्या, तो उसको जानने से पहले हमें कार्डिनल इक्विवेलेंस सेट्स के बारे में जानना होगा कि दो सेट्स कार्डिनली इक्विवेलेंट कब होते हैं। तो सपोज करिए कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ये दोनों सेट आपस में कार्डिनली इक्विवेलेंट कैसे होंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ए और बी के बीच में 1-1 ऑन्टो का मैपिंग बन रहा है या नहीं। अगर 1-1 ऑन्टो का मैपिंग अगर बनता है ए और बी के बीच में, तो ये दोनों के दोनों जो है आपस में कार्डिनली इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो सेट्स लिया है, एक नेचुरल नंबर का और एक इवन नंबरों का, और एक फंक्शन के रूप में मैंने यहाँ पर fn = 2n लिया है। आप देख सकते हैं कि अगर n की जगह में 1 बैठाओगे तो आपको 2n प्राप्त होगा, तो 2 × 1 यानी कि 2 प्राप्त होगा। 2 डालोगे तो 4 प्राप्त होगा, 3 डालोगे तो 6 प्राप्त होगा। इस तरह से आप क्या देखते हो कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक image in the set of even numbers. So we can say here natural number and the even number is cardinally equivalent with the function fn = 2n. विदाउट फंक्शन का हम दोनों सेट्स को कार्डिनली इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर और इवन नंबर दोनों की संख्याएं आपस में बराबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑड और इवन दोनों होता है, जबकि मैंने सेकंड जो सेट लिया है उसमें सिर्फ इवन नंबरों को लिया है। तो आप लोगों को इस साफ समझ में आ रहा होगा कि एक नेचुरल नंबर कभी भी इवन नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तब हम एक फंक्शन ऐसा लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग नेचुरल नंबर को इवन नंबर के साथ 1-1 मैपिंग में शो कर पा रहे हैं। अब इस तरह से आपके पास जितने भी नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे सबका आपका इमेज इवन नंबरों में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ये कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स बन गया। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है कि इक्विवेलेंट होने के लिए सेट्स को इक्वल होने की ज़रूरत नहीं है। दो नॉट इक्वल सेट्स भी इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। मैं और अभी आगे और आपको इस पर थ्योरम्स बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को मैं एक इसी पर थ्योरम है कि द रिलेशन ए इक्विवेलेंट टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे हमें प्रूव करना है। तो कैसे इसको प्रूव किया जाएगा, तो आप लोगों को तो मालूम ही है कि किसी भी दिए हुए रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए 3 जो है हमारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना होगा, और वो है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। और देखना ये है रिफ्लेक्सिविटी में कि क्या ए खुद ए से के साथ इक्विवेलेंट होगा। तो नेचुरल सी बात है कि ए में जितना एलिमेंट होगा उतना ही एलिमेंट बी ए में होगा, तो ये तो आपस में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएंगे ही। तो हम कह सकते हैं कि ए और ए जो है आपस में इक्विवेलेंट होंगे ही है, हर हाल में होंगे। तो हमारा जो है ये रिलेशन जो है ए इक्विवेलेंट ए इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ए के सभी एलिमेंटों का ए के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस 1-1 का बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए इक्विवेलेंट बी, इसका मतलब है कि पहले से हमें पता है कि ए इक्विवेलेंट बी है, यानी कि ए के तमाम एलिमेंटों का जो है अपना यूनिक इमेज बी में प्राप्त होता है। और ये ऑन्टो भी है, क्योंकि इक्विवेलेंट है, कार्डिनली इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब है कि 1-1 और ऑन्टो दोनों होगा। तो इसका मतलब है कि बी के भी तमाम एलिमेंटों के लिए ए में प्री इमेज होगा। तो जो भी फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया जाएगा, ए से बी में, और वो कार्डिनली इक्विवेलेंट होंगे, तो नो डाउट इज 1-1 ये होगा। अगर ए से बी में अगर फंक्शन हम डिफाइन करेंगे और वो कार्डिनली इक्विवेलेंट है, तो वो 1-1 और ऑन्टो होना ही है, 1-1 एंड ऑन्टो दोनों होगा। तो जो फंक्शन एफ है ए से बी में हमारा 1-1 एंड ऑन्टो होगा, तो नो डाउट कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा जो कि बी टू ए होगा।
तो दैट इज हम कह सकते हैं कि B इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू A। तो आप लोगों को सिमेट्रिक प्रूव करना था, तो सिमेट्रिक में तो तरीका पता ही है कि अगर A कार्डिनली इक्विवेलेंट अगर B का है तो क्या B A का कार्डिनली इक्विवेलेंट होगा। तो जैसा कि डेफिनेशन में आप लोगों ने देखा कि अगर A B के साथ अगर किसी भी फंक्शन के माध्यम से 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और ऑन्टो का बना रहा हो तो वो कार्डिनली इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो A और B में कार्डिनली इक्विवेलेंट की बात कही गई है, तो इसका मतलब है कि A से B में जो भी फंक्शन होगा वो 1-1 ऑन्टो को फॉलो करेगा। तो जब 1-1 ऑन्टो ये फंक्शन हो जाएगा तो इसका इन्वर्स भी पॉसिबल हो जाएगा। फिर तब इस तरह से जो इन्वर्स फंक्शन होगा इसका वो B to A हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन F इन्वर्स है वो B से A में, जब हर एलिमेंट ऑफ B का अगर हमारे पास A में अगर इमेज मिलना शुरू हो जाए F इन्वर्स के द्वारा, तो दैट मीन्स ये भी 1-1 और ऑन्टो का कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि B इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू A। अब हमारा थर्ड केस जो है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है कि कार्डिनली इक्विवेलेंट इज सिमेट्रिक। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड का ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि आपको पहले से लेट कर लेना है कि A जो है वो कार्डिनली इक्विवेलेंट B का है, और साथ में आपको लेट कर लेना है कि B जो है वो कार्डिनली इक्विवेलेंट C का है। अब हमें A और C के बीच देखना है कि ये कार्डिनली इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि A से B में अगर कार्डिनली इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, बिना फंक्शन का ये कार्डिनली इक्विवेलेंट हो पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो A से B में जो फंक्शन होगा वो 1-1 और ऑन्टो दोनों को फॉलो करेगा। उसी तरह से B और C कार्डिनली इक्विवेलेंट लिया गया है, इसका मतलब है कि B से C में भी जो फंक्शन डिफाइन किया जाएगा वो जो है हमारा 1-1 और ऑन्टो का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएगा। अब जब इसके तमाम एलिमेंटों का B में डिस्टिंक्ट डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं इमेज के रूप में, और B के भी तमाम एलिमेंटों का C में जब हमारे डिफरेंट इमेजेस मिल रहे हैं, तो साफ पता चल रहा है कि A से B में जिसका इमेज A से B में जो इमेज होगा वो B से C के लिए इमेज होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गॉस फंक्शन हमारा डिफाइन हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन हमारा डिफाइन हो जा रहा है, जैसे कि A है, B है और ये C है। ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये भी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब कोई भी एलिमेंट यहाँ छूटने का है नहीं, अगर छूटता है तो फिर ये इक्विवेलेंट का केस नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि A से सीधा C तक हम लोग पहुँच पाएंगे कि जो इसका जो इमेज यहाँ होगा उसके लिए कोई ना कोई इमेज यहाँ होगा ही। तो इस तरह से हम लोगों को साफ समझ में आ जा रहा है कि A अगर कार्डिनली इक्विवेलेंट B का होगा और B अगर कार्डिनली इक्विवेलेंट C का होगा, तो नो डाउट A भी C का कार्डिनली इक्विवेलेंट होगा ही होगा। तो thus A is cardinally equivalent to C। आप लोग इसको और भी स्टेटमेंट के माध्यम से भी समझ कर लिख सकते हैं कि A से B में जो फंक्शन होगा 1-1 ऑन्टो, और उसी तरह से B से C में भी फंक्शन होगा 1-1 ऑन्टो। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ B हैज डिफरेंट इमेजेस इन C, सो A इज डायरेक्टली correspondence with C to a function 1-1 and onto. So this relation is an equivalence relation. So hence we can write here, hence equivalent relation is equivalence. मैंने इसे थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को बताया है, इतना आप लोग समझने के लिए सिर्फ करेंगे, बाकी किताब देख करके आप लोग स्टडी करें, समझ में आएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को एक हिंट्स दे रहा हूँ कि इसको समझा कैसे जाता है। थैंक यू बच्चों, आप इसी तरह देखते रहें, आप लोगों को और वीडियो दिखाया जाएगा।